सर जी हलवा सेरेमनी हो गई है। हलवा सेरेमनी हमारे बजट की पहले ट्रेडिशन है जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हलवा बनाते हैं और सबको खिलाते हैं जिन्होंने बजट बनाने में मदद की है। और आपको तो पता ही है कि गोयला के मुंह में हलवा और यूनियन बजट सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? हलवा तो भाई मेरी फेवरेट डिश है। दूसरा, यूनियन बजट हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाती है। तो आज हम समझने वाले हैं इस यूनियन बजट में क्या होने वाला है। चलें? दोस्तों गोयला आ गया है और अब बजट की बातें शुरू करते हैं। बजट में मुझे क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज कि बजट ट्रेंड्स कैसे होते हैं, मतलब ड्यूरिंग बजट हाउ इज द मार्केट लाइक, इसका मैं एक ट्रेंड ऑब्जर्व करना चाहता हूं। सेकंड, इंडस्ट्री एनालिसिस, कौन सी इंडस्ट्री को बजट में क्या एग्जेम्पशन मिलेगा वो हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी। थर्ड आएगा टैक्स स्लैब्स कि टैक्स बढ़ाएंगे कम करेंगे, क्या एक्सपेक्टेड है, रूमर्स क्या चल रहे हैं। एंड फिर आएगा स्टॉक मार्केट्स और फिर आएगा मेरा कंक्लूजन। तो शुरू करते हैं विद पॉइंट नंबर 1। अब यहां पे मैं देखना चाह रहा हूं कि जब बजट आता है जनरली स्टॉक मार्केट की मूवमेंट कैसी रहती है, बिकॉज जो हिस्टोरिक डेटा होता है ना ये हमें बहुत अच्छा ट्रेंड पकड़ के देता है। मैं 10 साल का डेटा ले रहा हूं तो 10 साल से बजट के पहले मार्केट्स में 6 से 3% की मूवमेंट होती है। तो मार्केट्स को स्टेबल ही रहता है बिटवीन 6 to 3%, जो हम देख रहे हैं शायद इस साल भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद मैं पोस्ट बजट की बात करूं, बजट के बाद मार्केट्स कैसा आता है। 2010 से 6 बार मार्केट्स ऊपर गया है और 6 बार मार्केट्स नीचे आया, तो ये तो देखो एवरेज है। और अगर मैं बजट के एक महीने बाद देखूं मार्केट्स कैसा रहता है फ्रॉम 2011 टू 2021 में, देन इन 2011, 14, 2016, 2020, 2021, 2022 इन सारे साल नेगेटिव रिटर्न रही है। तो मिक्स्ड है, बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि ऊपर कब जाएगा नीचे कब जाएगा। अब मैं बजट डे की बात करूं, बजट के दिन भाई साहब जब लोग भर भर के ट्रेड करते हैं उस समय मार्केट्स का क्या रहता है। अगर मैं 2012 से 2021 का डेटा देखूंगा तो मुझे यहां दिखेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ना मार्केट रेंज में ही रहता है, जहां पे मार्केट क्लोज में 1% ऊपर है 1% नीचे, इसी रेंज में रहता है। तो ये तो हो गया मार्केट ट्रेंड। ये क्या बता रहा है कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि बजट टाइम में बहुत वोलेटिलिटी होती है, बहुत ही कुछ होता है, ये जनरल ही दिखा रहा है। तो दिस इज गुड। अब उतरते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस पे। पहले मैं बात करने वाला हूं अबाउट द ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसमें भी स्पेसिफिकली अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। इसके लिए हम सब बड़े एक्साइटेड हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मैं आपको बताऊंगा ना कि बजट में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं और खराब कर सकते हैं। तो आप उनकी लिस्ट बना लो एंड चिंता मत करो, गोयला आपके पीछे खड़ा है, आपकी टेंशन खत्म। बस मेरी टेंशन भी आप थोड़ी कम कर दोगे अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे। लाभ के लिए फ्री है बट हमें इतना मोटिवेट करता ना मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो ऑटोमोबाइल की ईवी इंडस्ट्री में सबसे पहली चीज अम्बराजा बैटरीज एंड एक्साइट बैटरीज, इनका बढ़ने का बड़ा चांस लग रहा है। क्यों? बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट बहुत पीएलआई स्कीम निकालने वाली है फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, तो उनको तो बेनिफिट हो गई। फिर बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बोल रही हैं कि हिंदुस्तान में एक तो लिथियम बैटरीज का बहुत बड़ा इशू है। लिथियम बैटरीज इंडिया में इतनी स्कैर्स है, इसलिए इतनी महंगी पड़ी है, इसलिए ईवी महंगी हो रही है। इसमें ये एक्सपेक्टेड है कि शायद गवर्नमेंट एक बिल निकालेगी जिसमें लिथियम बैटरीज को रिसाइकिल किया जाएगा, इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, बैटरीज की कॉस्ट सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाएगी, जो ईवी के लिए तो बहुत बढ़िया है। और रही बात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, जीएसटी की, ईवी गाड़ियों पे है 5%, बट ईवी कंपोनेंट्स में है 18%। अब एक्सपेक्टेड ये है कि शायद सरकार ना क्या करेगी, ईवी कंपोनेंट्स में भी 18% से 5% जीएसटी कर देगी। इससे गाड़ियां बहुत सस्ती हो सकती हैं और इससे कंपनी स्पेसिफिकली लाइक टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बॉश, मदरसन सुमी, अशोक लेलैंड, इन स्टॉक्स की बल्ले बल्ले हो सकती है अगर ये आ गया तो। फिर आते हैं डिफेंस और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। अब यहां पे क्या क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहली चीज, इंडिया चाइना के मिलिट्री का स्टैंड ऑफ तो चल ही रहा है एंड इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू फोकस ऑन मेकिंग मोर डिफेंस इक्विपमेंट और उनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी। इसके लिए व्हाट एक्सपेक्टेड कि ये अपना बजट बढ़ाएंगे ईयर ऑन ईयर बाय 15% फॉर स्पेंडिंग इन डिफेंस इक्विपमेंट इन FY 23-24। इसका मतलब जो भी डिफेंस सेक्टर है उसके लिए ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने वाला है। क्या क्या स्टॉक्स इसमें आते हैं? इसमें आते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मैज़गान डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड। बाय द वे ये मैज़गान डॉक शिपयार्ड्स है ना 2022 में छप्पड़ फाड़ के ऊपर बढ़ा था। इसके आगे ये भी लोग बोल रहे हैं कि और बजटरी सपोर्ट जाएगा शिपिंग को, डॉकयार्ड्स को और इनलैंड वाटरवेज को। इससे किस किस का फायदा होने वाला है? इससे फायदा होगा कोचिन शिपयार्ड्स का, फिर कॉनकॉर का, फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, फिर मैज़गान डॉक शिपयार्ड्स। ऑन टॉप ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे को भी 2000 किलोमीटर से और रेलवे लाइंस एक्सटेंड करनी है, जिसमें रेलवेज में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाना चाहिए बाय 15%।
और इससे फायदा किसका होगा? L&T, KC इंटरनेशनल, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि यार अगर सही में बढ़ गया स्टॉक्स तो अलग लेवल पे भाग जाएंगे, जो फैक्ट है। चिंता मत करो, आपको हर एक इंडस्ट्री बताऊंगा, फिर एंड ऑफ द वीडियो ना आप खुद लिख लेना आपके लिए क्या क्या स्टॉक्स इंटरेस्टिंग है और फिर नीचे कमेंट करना आप कौन से स्टॉक में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप कौन से स्टॉक देख रहे हो। थर्ड इंडस्ट्री है ज्वेलरी की। अब गोल्ड में ऑलरेडी ना बहुत इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो आप देखोगे गोल्ड जो बाहर है और जैसे ही वो गोल्ड इंडिया में लैंड करता है 18% से कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ज्वेलर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने यूनानिमसली भारत सरकार को यह प्रपोज किया है कि गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी 1-2% से कम हो जाए, और अगर ये कम हो जाएगी तो ज्वेलर्स को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। इससे कौन कौन सी कंपनीज गेन करने वाली हैं? इससे गेन करेंगी कंपनीज जैसे टाइटन एंड कल्याण ज्वेलर्स। उसके बाद ये एम्फी का डेटा है, फ्रॉम दिसंबर 2019 टू दिसंबर 2022 जो नंबर ऑफ अमाउंट है ना जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स गोल्ड ETF में करते हैं या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, वो था पहले 3.5 लाख और अब हो गया है 46.4 लाख। तो क्लियरली रिटेल इन्वेस्टर्स गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं, ये तो हमें डेटा ही दिखा रहा है। बट जो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है ना, वो है ऑफ 20% टैक्स। एक्सपेक्टेड है कि शायद भारत सरकार जो LTCG टैक्स लग रहा है ऑन गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF उसको 0% कर दे। ऑनेस्टली मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, आई डोंट थिंक 0% होगा, या फिर लोग बोल रहे हैं कि इसको 10% कर दें तो बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर ये हो गया देन डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा, बट इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। अब बात करते हैं हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स की। इस सेक्टर में जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट बाहर से आ रहा है, पीपल एक्सपेक्टिंग कि इन चीजों में कस्टम ड्यूटी बढ़ जानी चाहिए to 15%। हाँ, कस्टम ड्यूटी बढ़ जानी चाहिए। एंड जो इंडियन मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसमें GST कम होके 12% हो जाना चाहिए। तो अब देख रहे हो क्या रहा है, पीपल एक्सपेक्टिंग कि सरकार बाहर से कम मशीन्स लाना को डीमोटिवेट करे और इंडियन मेडिकल मशीन मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा पुश मिले। इससे किसको बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट होगा टू न्यूरेका, ट्रांसन प्रोडक्ट्स एंड पॉलीमेडिक्योर। यहाँ पे तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत सारी PLI स्कीम्स आएंगी, इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, कैपिटल एलोकेशन होगी, अदर बेनिफिट्स मिलेगा टू स्मॉल क्लिनिक्स, टू छोटे छोटे हॉस्पिटल जिनमें 50 बेड्स है, जो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, विच विल स्ट्रेंथन आवर हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, इससे किस चीज को फायदा होगा? सबसे पहला किम्स। बाय द वे किम्स जो स्टॉक है बहुत पावरफुल है, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट, उसमें यूट्यूब बनाई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। उसके बाद अपोलो हेल्थ केयर, फिर मैक्स हेल्थ केयर, नारायणा हेल्थ केयर, दीज स्टॉक्स कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। फिर एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आता है जो इस इंडस्ट्री की डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, वो है द हेल्थ केयर डिडक्शन। अब जो भी इंडिविजुअल की इनकम होती है ना, उसमें डिडक्शन होते हैं, जितना डिडक्शन होगा उतना आपका टैक्सेबल अमाउंट और कम हो जाता है। तो एज ऑफ नाउ हेल्थ केयर का डिडक्शन इज 25,000 एंड फॉर सीनियर सिटीजन इट इज 50,000। अब एक्सपेक्टेड ये है कि ये डिडक्शन सरकार और बढ़ा दे, जिसकी वजह से द पूरी इंडस्ट्री विल मैसिवली ग्रो। अब बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, चांसेस कम लग रहे हैं, बट उन्हें कुछ भी हो सकता है। फिर आता है पावर सेक्टर में। अब पावर सेक्टर में भी बहुत सारी PLI स्कीम एक्सपेक्टेड है, जिसमें सोलर एनर्जी को बहुत बेनिफिट मिलना चाहिए, सोलर सेल्स को बेनिफिट मिलना चाहिए, जिनको ग्रीन हाइड्रोजन को बेनिफिट मिलना चाहिए, बैंक लोन सस्ते मिल जाए, टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाए, R&D के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाए, जिसके बहुत चांसेस लग रहे हैं बिकॉज इंडिया को अपना कार्बन मिशन कम करना है। इसके वजह से टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, NTPC, JSW एनर्जी, लार्सन टूबो, इन सब स्टॉक्स में काफी ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जा सकती है। फिर आता है रियल एस्टेट। अब किसी भी देश के लिए रियल एस्टेट सेक्टर बहुत क्रूशियल हो जाता है बिकॉज इट शोज द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, और रियल एस्टेट ग्रोथ इतनी भी नहीं बढ़नी चाहिए कि अनअफोर्डेबल हो जाए और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना बढ़ पाए। तो इट हैज टू बी इन अ बैलेंस। इंडिया में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया है कि रियल एस्टेट की डिमांड रेजिडेंशियल के लिए पिछले साल बढ़ रही है, और ये तो शायद आपने भी देखा होगा, आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई कंसिडरेशन होगी, यार रियल एस्टेट ये खरीद लेते हैं या वो खरीद लेते हैं। इसके लिए एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट होम लोन को सस्ता करेगी और होम बायर्स को और एडवांटेज मिलेगा, जिससे इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिल गया ना, तो सिर्फ रियल एस्टेट से इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, लेबर, बहुत सारी इंडस्ट्री स्टार्ट डूइंग वेल। अब बात करते हैं मोदी सरकार का वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक चैलेंजेस। वन ऑफ द मेन चैलेंज इस सरकार के लिए रहा है द रूरल डिमांड, जो हमारे देश की 30% GDP में कंट्रीब्यूट करती है एंड हमारी नेशनल इनकम का 46% है। बहुत सारी FMCG कंपनीज ने बोला है कि यहाँ पे सेल्स बहुत ड्रास्टिकली लो चली गई हैं। इसके रीजंस क्या हैं? हाई फूड इन्फ्लेशन, हाई कॉस्टिंग, लोअर वेज रेट्स, बिकॉज ऑफ विच लोग FMCG प्रोडक्ट्स खरीद पा रहे हैं यार, और ये बेसिक चीज है, और अगर इसको बढ़ाया नहीं गया दिस कैन बी अ मेजर प्रॉब्लम फॉर आवर इकोनॉमी। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि जो हमारी मनरेगा स्कीम है ऑफ 73,000 करोड़ उसको और बढ़ा जाएगा। देयर विल बी हैवी इन्वेस्टमेंट्स मेड इन
creating SEZ, special economic zones, in PLI schemes, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन रोडवेज, सो दैट दो चीजें हों. सबसे पहला रूरल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, सो यहाँ पे कंपनीज का रीच बेटर हो जाए. एंड सेकंड चीज, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, यहाँ पे वेज रेट्स बढ़े, लोग ज्यादा कमाएं, सो दैट खर्चा करें ज्यादा. इससे डायरेक्ट बेनिफिट होगा टू द FMCG कंपनीज. और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. FMCG सब बोलते हैं कि हल्की हल्की ग्रो करता है, जो फैक्ट है हमारे देश में FMCG फटके ग्रो करने के वर्ज में है. मैं पर्सनली इसमें बहुत एक्साइटेड रहता हूँ FMCG को लेकर. FMCG स्टॉक्स जिनको से बहुत बेनिफिट होने वाला है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, इमामी, मारिको, नेस्ले इंडिया. सम ऑफ द स्टॉक्स आई रियली लाइक. इंडस्ट्री एनालिसिस कंप्लीट हो गया. अब एक सबसे मेजर चीज पड़ी है भाई साहब, टैक्स. सबकी कंप्लेन रही है सरकार से कि टैक्स बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, हालत खराब हो गई है. और अगर आप दोनों एंगल सोचोगे ना, तो सरकार एक एंगल से सही है, उनको अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना है तो उनको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी. बट अब आप लोगों के एंगल सोचो, पूरे देश में से 2% पॉपुलेशन जो इनकम टैक्स भरती है, बाकी तो लोअर इनकम ग्रुप है, उनको तो कुछ नहीं भरना. जो रिच है उनके पास बहुत एग्जेम्पशंस होती हैं, वो बहुत तरीकों से टैक्स बच जाते हैं, जो हम देख चुके हैं जगह. अल्टीमेटली देश में टैक्स देता कौन है? द मिडिल क्लास. उनके लिए सिचुएशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट और वो हम सबको पता है. और उसके ऊपर इन्फ्लेशन का प्रेशर है मिडिल क्लास पे, EMIs का प्रेशर है, अनसर्टन जॉब एनवायरनमेंट का प्रेशर है. तो सिचुएशन काफी स्कैरी है. बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो सरकार से होप लगा के बैठी है कि सरकार टैक्स कम कर दे. अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन क्या क्या है सरकार से. सबसे पहली चीज, इंडिया में अगर आप 5 करोड़ के ऊपर इनकम कमा रहे हो सालाना, आपको वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पड़ता है ऑफ 42.744%. यस, 42.744%. और यही टैक्स स्लैब बाहर कितना है? हांगकांग में है 17%, सिंगापुर में है 20%, मलेशिया में है 30%. तो एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट इसको कम करेगी. यू माइट थिंक गोयला या वो 5 करोड़ साल का ऊपर कमा रहे हैं, देना चाहिए टैक्स, दो लोन से टैक्स, हमसे नहीं उनसे लो टैक्स. जो आपकी बात सही है, बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सारे अमीर बिजनेसमैन, बहुत सारे रिच HNIs, वो सब इंडिया से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं. और ये ट्रेंड एक बहुत कॉमन है, जो आपने भी नोटिस किया होगा. मैं इसका नाम नहीं चाह रहा हूं, आपने देखा होगा, सब बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, सबकी US सिटीजनशिप आ रही है, कैनेडियन सिटीजनशिप आ रही है, दुबई शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टैक्स. और अगर ये हमारा देश छोड़ के चले गए, आर कंट्री इज गोइंग टू बी इन अ मेजर ट्रबल. सो इसको कम करना गवर्नमेंट के लिए जरूरी है. फिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो लोअर टैक्स स्लैब है वो 2.5 लाख साल की इनकम में पड़ता है, इसको बढ़ा के 5 लाख इनकम कर दिया जाए. जिन लोगों की इनकम साल की 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, उनका इनकम टैक्स शुड बी रिड्यूस्ड टू 5%. और जो लोग 10 लाख से 20 लाख कमा रहे हैं, उनका इनकम टैक्स शुड बी रिड्यूस्ड टू 20%. अब टैक्स कम करने की बात चले तो हम इन्वेस्टर्स की भी बात छेड़ देते हैं. अभी इन्वेस्टमेंट में टैक्स का ये सिचुएशन है कि अगर 1 साल के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की है और आपका 1 लाख से ऊपर का थ्रेशोल्ड है, तो आपको 10% का टैक्स बैठेगा. अब इन्वेस्टर्स क्या होप कर रहे हैं कि ये थ्रेशोल्ड 1 लाख से बढ़कर 2 लाख तक हो जाए, फिर 2 लाख के नीचे नो टैक्स, 2 लाख के ऊपर 10% टैक्स. तो ये हो गया तो डेफिनेटली आई थिंक थोड़ी डिमांड बढ़ जानी चाहिए, बट आई डोंट हैव एनी डेटा टू बैक इट अप. तो दोस्त, पूरी बात का तात्पर्य ये है, इस बजट बहुत मजा आने वाला है. अगर आप चाहते हो ना कि गोयला तुम लाइव आ जाओ बजट, पूरे YouTube लाइव करना पूरे बजट के राउंड, और मैं सोच रहा हूँ करूँ या ना करूँ, आप कमेंट बॉक्स में लाइव करके लिखो. 200 कमेंट आ गए, आई प्रॉमिस यू मैं बजट में लाइव जरूर आऊंगा.